नतीजे ने इंडियन पॉलिटिक्स के सारे पुराने इक्वेशंस तोड़। जब काउंटिंग के नंबर स्क्रीन पर आने शुरू हुए तो न्यूज रूम में बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बिल्कुल हैरान रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसी पार्टी जो बंगाल के पॉलिटिक्स में हमेशा से एक आउटसाइडर मानी जाती है, उसने अचानक ब्लूप्रिंट है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब बंगाल में अपना लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्ड करने की है। अब तक उन्हें एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी कहा जाता है, लेकिन 207 सीट के बाद उन्होंने दिखा दिया कि वो ईस्टर्न इंडिया की नई पॉलिटिकल पावर हाउस। ये वो अकेला रास्ता है जो पूरे मेनलैंड भारत को हमारे सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। इस पब्लिक आउटरीच इतना मैसिव था कि पहली बार महिलाएं डर को छोड़कर सड़कों पर उतर आए। लगभग 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और सिर्फ इसमें से एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल से लगता है। ये बॉर्डर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घने जंगल है तो कहीं नदियां। तो फाइनली बंगाल में तख्तापलट हो गई। बंगाल के पॉलिटिक्स में बीजेपी ने प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल था, सीट्स नेग्लिजिबल थी। लेकिन अचानक इस चुनाव में टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया और बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। तो फाइनली बंगाल में तख्तापलट हो गई। जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, बंगाल का पॉलिटिकल मैप बदल रहा था और इस एक नतीजे ने इंडियन पॉलिटिक्स के सारे पुराने इक्वेशंस तोड़। जब काउंटिंग के नंबर स्क्रीन पर आने शुरू हुए तो न्यूज रूम में बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बिल्कुल हैरान रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसी पार्टी जो बंगाल के पॉलिटिक्स में हमेशा से एक आउटसाइडर मानी जाती है, उसने अचानक 294 में से 207 सीट्स जीतकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी कैसे हासिल कर। और पिछले 15 साल से बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी अचानक सिर्फ 80 सीट पर कैसे सिमट गई। आखिर बीजेपी को अचानक इतना मैसिव सफिला कहां से? क्या बंगाल अब पॉलिटिकली पूरी तरह से चेंज हो रहा है? आम वोटर्स के दिलों में वो कौन से डीपली रूटेड फेयर्स और मुद्दे थे जिन्होंने उन्हें इस हद तक इन्फ्लुएंस किया कि ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी या इलीगल इमिग्रेशन, वायलेंस और डेमोग्राफिक चेंज का खौफ? आपको समझना होगा कि बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये भारत का ईस्टर्न कॉरिडोर और नेशनल सिक्योरिटी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट। और इसलिए दिल्ली से लेकर ढाका तक सबकी नजर बंगाल पर थी। जो लोग इस चुनाव को सिर्फ एक अचानक आई हुई वेव समझ रहे हैं वो गलत है। चेस बोर्ड पर लोग हमेशा आखिरी चल देखते हैं और असली गेम उससे पहले किए गए मूव्स में छुपा होता है। लेकिन असली सवाल यह है, बीजेपी जीती कैसे? दोस्तों, इस पूरी पॉलिटिकल ऑपरेशन को समझने के लिए चुनावी नतीजों का डेटा और नेशनल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को समझना जरूरी। हाल ही में देश में 5 जगहों पर चुनाव हुए। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी ने 126 में से 82 सीट्स जीतकर अपना डोमिनेंस बरकरार रखा। केरला में एक बड़ा बदलाव आया, जहां लेफ्ट की सरकार चली गई और कांग्रेस 63 सीट्स के साथ वापस आए। तमिलनाडु में टीवीके ने 108 सीट जीतकर डीएमके को बड़ा झटका दिया और पुदुचेरी में भी एआईएनआरसी और बीजेपी का अलायंस जीत गया। नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल टेंशंस बहुत हाई थी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक वेस्ट बंगाल से आया। क्यों? जरा सीट कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। बंगाल की 294 सीट में से सरकार बनाने के लिए 148 सीट चाहिए होती है, लेकिन नतीजे बिल्कुल एक्सट्रीम थे। बीजेपी ने 260 सीट, जिसे पॉलिटिक्स में लैंडस्लाइड विक्टोरी कहते हैं। वही पिछले 15 साल से लगातार सट्टा में आने वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीट पर आकर सिमट गई। वोट शेयर में एक मैसिव शिफ्ट देखने को मिला। अगर आप इन दोनों पार्टियों को पास ट्रेंड देखें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का शॉक होना जस्टिफाइड। 2016 तक बंगाल के पॉलिटिक्स में बीजेपी ने प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल था, सीट्स नेग्लिजिबल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीट्स जीतकर अपना पहला बड़ा इम्पैक्ट डाला। 2021 में असेंबली चुनाव में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीट्स जीती और बीजेपी 77 सीट्स पर रह गई। टीएमसी को लगा उन्होंने बीजेपी की एंट्री परमानेंटली ब्लॉक कर दी है, लेकिन अचानक इस चुनाव में टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया और बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। एक ऐसी रीजनल पार्टी जिसका कैडर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था, वो अचानक से इस बुरी तरह से कैसे हार सकती है? एक्सपर्ट इसीलिए हैरान हैं क्योंकि बंगाल में सरकार बदलना आसान नहीं होता, पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। अगर हमें आज का ये शॉकिंग नतीजा समझना है तो
तो हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि बंगाल के पॉलिटिक्स नॉर्मल स्टेट्स जैसी नहीं है। ये सिर्फ चुनावी गणित इलेक्टोरल मैथ्स जैसी नहीं चलती, ये हिस्ट्री, इमोशन और आइडेंटिटी से चलती है। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में बंगाल पर कांग्रेस का डोमिनेंस था, लेकिन बंगाल ने 1947 के पार्टीशन और उसके बाद 1971 के बांग्लादेश वार का सबसे बड़ा दर्द झेला। बॉर्डर रीजन के उस पार से आने वाले लाखों लोगों की वजह से एक मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ। 1977 में लेफ्ट फ्रंट पूरी ताकत के साथ पावर में आती है। ज्योति बसु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की लीडरशिप में लेफ्ट ने बंगाल पर लगातार 34 साल राज किया। साल 2006 और 2007 इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर टाटा मोटर्स के प्लांट और केमिकल हब के लिए जब किसानों की जमीन ली गई तो सिंगूर और नंदीग्राम में आग लग गई। मैसिव प्रोटेस्ट हुए, किसानों और पुलिस के बीच खून संघर्ष हुआ और इसी आग के बीच से एक मास लीडर राइज होता है, ममता बनर्जी का। उन्होंने लेफ्ट के इस स्ट्रिक्ट कैडर रूल्स के खिलाफ एक हाईली इमोशनल नारा दिया, माँ माती मानुष, यानी मदर, मदरलैंड एंड पीपल। ममता बनर्जी अकेली सड़कों पर उतरी, स्ट्राइक्स की, लाठियां खाई और फाइनली 2011 में एक हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन आया। ममता बनर्जी ने सिर्फ एक सरकार नहीं गिराई थी, उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने पॉलिटिकल इकोसिस्टम को ग्राउंड लेवल से उखाड़ कर फेंक दिया। टीएमसी रूल एंड कंट्रोवर्सी। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज होता है, एंटी इनकम्बेंसी। जब आप 15 साल तक लगातार पावर में रहते हैं तो जनता में एक नेचुरल फटीग आना शुरू हो जाता है। लेकिन बंगाल में यह सिर्फ फटीग नहीं था, ये धीरे धीरे एक डीप पब्लिक एंगर में बदल रहा था। टीएमसी ने ग्राउंड लेवल पर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, उस पर लगातार कुछ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगने शुरू हुए। सिंडिकेट राज। अपोजिशन ने लगातार ये आरोप लगाया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ खास ग्रुप का कंट्रोल हो गया है, जहां काम करवाने के लिए पैसे देना पड़ता था। करप्शंस के बड़े केसेस सामने आए। आपको याद होगा टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम और म्यूनिसिपल हायरिंग इरेगुलरिटी। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब टीवी स्क्रीन पर कैश रिकवरी की तस्वीरें आई तो बंगाल की यूथ और मिडिल क्लास में एक जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन फैल गया। बंगाल के पॉलिटिक्स की एक डार्क रियलिटी बन चुकी है। पॉलिटिकल वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर। अक्सर आप देखेंगे जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज ने बार बार बूथ कैप्चरिंग और वोटर इंटिमिडेशन के सीरियस एलिगेशन लगाए। लेकिन टीएमसी के कोर वोट बैंक को सबसे बड़ा नुकसान जिस मुद्दे ने दिया वो था वुमेन सेफ्टी। संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स और रेप केस को लेकर जब सीरियस एलिगेशन सामने आया तो पूरे स्टेट में एक मैसिव पब्लिक आउटरीच देखने को मिला। दोस्तों, बंगाल की पॉलिटिक्स को समझना है तो उसकी ज्योग्राफी को समझना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और सिर्फ इसमें से एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल से लगता है। ये बॉर्डर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घने जंगल है तो कहीं नदियां। मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन। आजादी के वक्त 1947 का पार्टीशन और फिर 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की वजह से बंगाल ने एक लंबा रिफ्यूजी क्राइसिस देखा है। इस चुनाव में बीजेपी ने इस इशू को एग्रेसिवली उठाया। बीजेपी का क्लेम था कि पिछले कुछ दशकों में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव डेमोग्राफिक चेंज आया है। उनका आरोप था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पॉलिटिकली शील्ड किया जा रहा है ताकि उन्हें एक फिक्स वोट बैंक बनाई जा सके। बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव सेट किया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और टॉप बीजेपी लीडरशिप ने ओपनली कहा कि वो बॉर्डर को बिल्कुल सील कर देंगे और इलीगल एनरोचमेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये चिकन नेक और नेशनल सिक्योरिटी, इसे कहते हैं द सिलीगुड़ी कॉरिडोर या आम भाषा में द चिकन स्नैक। ये नॉर्थ बंगाल में एक पतली सी जमीन है जो कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये वो अकेला रास्ता है जो पूरी मेनलैंड भारत को हमारे सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के ऊपर बैठा था नेपाल और भूटान, थोड़े आगे बैठे तो चाइना और ठीक नीचे है बांग्लादेश। नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से यह भारत के सबसे क्रिटिकल और वल्नरेबल लोकेशन है। सोचिए, अगर वार जैसी सिचुएशन में इस छोटे के हिस्से को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट हो सकता है। चाइना की नजर इस कॉरिडोर पर हमेशा से रही है और दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर से होना। और यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल और असम सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट्स नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के रूप में बीजेपी ने अपना कंट्रोल ऑलरेडी सॉलिडिफाइड कर लिया था, लेकिन ईस्टर्न कॉरिडोर को कम्प्लीटली सिक्योर करने के लिए नॉर्थ बंगाल और पूरे वेस्ट बंगाल में एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर पॉलिटिक्स के विजन से कम्प्लीटली
अलाइन करती हूँ। बीजेपी स्ट्रेटेजी इन बंगाल एंड आसाम। दोस्तों 207 सीट्स हमें नहीं आती, इसके पीछे थी इंडियन पॉलिटिकल्स की सबसे डीपली इंजीनियर्ड डेटा ड्रिवन माइक्रो स्ट्रेटेजी। सबसे पहले समझिए द असम कनेक्शन। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया, रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए वेलफेयर स्कीम्स को ठीक से डिलीवर करना और नेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर इशू पर हार्डकोर स्टैंड लेना। बीजेपी ने ठीक यही इकोसिस्टम बंगाल में कॉपी पेस्ट का प्लान बनाया। हिंदू का राजनीति करता हूं भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? इसके बाद शुरू हुआ डेमोग्राफिक टारगेटिंग। टीएमसी का कोड नैरेटिव था कि बंगाली नेशनलिज्म यानी बंगालियों की पार्टी वर्सेस बाहरी लोग। इसको तोड़ने के लिए बीजेपी ने हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल इंटीग्रेशन का सहारा लिया। दुर्गा पूजा और राम मंदिर के मुद्दों को मर्ज किया गया और एक मास्टर स्ट्रोक था वुमेन वोटर्स और वेलफेयर स्कीम्स। ममता बनर्जी के लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम्स बहुत पॉपुलर थी, तो बीजेपी इससे कैसे लड़ी? बीजेपी ने वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्कीम्स का पैसा डायरेक्ट, साथ ही संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वुमेन सेफ्टी को स्कीम्स से बड़ा मुद्दा बना दिया। और इन सब को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज हुआ सोशल मीडिया वॉरफेयर। लोग डर के मारे ओपन में बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन सोशल मीडिया और एग्रेसिव डिजिटल कैंपेन ने ये साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। जब लोगों ने ऑनलाइन देखना शुरू किया कि हजारों लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो वो ग्राउंड पर भी वोकल होने लगे। एक बार जब फेयर ऑफ टीएमसी खत्म हुआ तो मोमेंटम सीधा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और एक कड़ी थी लीडरशिप प्रोजेक्शन। बीजेपी ने किसी एक सीएम कैंडिडेट को आगे नहीं किया, बल्कि पूरी चुनाव को पीएम मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बना दिया। डबल इंजन की सरकार, एंटी करप्शन ड्राइव और नेशनल सिक्योरिटी के इन्हीं पिलर्स पर बीजेपी ने अपना एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जिसने फाइनली बंगाल में टीएमसी की हेजेमनी को चेकमेट कर दिया। वुमेन वोटर्स एंड सेफ्टी नैरेटिव। दोस्तों बंगाल के इस हिस्टोरिकल बदलाव के पीछे जो सबसे डिसिसिव फैक्टर था वो महिला वोट बैंक। पिछले कई चुनावों से वेस्ट बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं। उन्होंने लक्ष्मी भंडार जैसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स और कन्याश्री जैसे प्रोग्राम्स के जरिए महिलाओं का एक सॉलिड लॉयल बेस बनाया था। लेकिन इस बार वेलफेयर वर्सेस सेफ्टी की एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। संदेश खाली जैसी इंसिडेंट्स और स्टेट के अलग अलग हिस्सों से आई रेप केसेस और हैरेसमेंट की खबरों ने जनता के अंदर एक गुस्सा भर दिया। पब्लिक आउटरीच इतना मैसिव था कि पहली बार महिलाएं डर को छोड़कर सड़कों पर उतर आईं। बीजेपी ने इस गुस्से को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया कि उन्होंने एक साइकोलॉजिकल सवाल पूछा, क्या सिर्फ 500 या 1000 की वेलफेयर स्कीम्स महिलाओं को सेफ्टी और डिग्निटी का बदला? ग्राउंड एनालिसिस से पता चलता है कि एक बड़ा सेक्शन ऑफ वुमेन वोटर्स इस बार सेफ्टी के नाम पर शिफ्ट हो गया। उन्हें लगा कि पैसा जरूरी है, लेकिन बिना सिक्योरिटी को उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं। और यही वो पॉइंट था जहां ममता बनर्जी का सबसे मजबूत खिला ध्वस्त हो गया। अब थोड़ा जानते हैं बीजेपी के फ्यूचर प्लान के बारे में। बंगाल में बीजेपी ये जीत सिर्फ एक विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, यह भारत के आने वाले पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब बंगाल में अपना लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्ड करने की है। अब तक उन्हें एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी कहा जाता है, लेकिन 207 सीट के बाद उन्होंने दिखा दिया कि वो ईस्टर्न इंडिया की नई पॉलिटिकल पावर हाउस हैं। इस जीत ने 2029 के जनरल इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब बीजेपी का टारगेट सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भारत को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में इंटीग्रेट करना है। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो बंगाल अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी का एपिसेंटर बनने वाला है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नैक को सिक्योर करने के लिए अब दिल्ली और कोलकाता में एक डबल इंजन की सरकार होगी। इससे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस में एक मैसिव तेजी आएगी। इसका सीधा सीधा असर हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें बंगाल गवर्नमेंट का स्टैंड हमेशा से बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद और नीचे कमेंट्स में अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।